आज की मेरी क्लास है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य में। मैंने कल आप लोगों से चर्चा परिचर्चा क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुका था। आज मैं 51 से क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा और प्रश्न हमारे सामने ये है 51 का। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रश्न में आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे पॉइंट ए में लिखा हुआ है कि औपचारिक संगठन, अगर हम बात कर रहे हैं औपचारिक संगठन व्यवस्थित तरीके से नियोजित एवं जो है रूपांकित किया जाता है। क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को? एक बार मुझे ज़रा बताएं आप लोग कि यह स्टेटमेंट आप लोगों के लिए सही है? यस सर। ओके, सही लग रहा है सर। चलिए ठीक है। और आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि औपचारिक संगठन जानबूझकर बनाए जाते हैं, और आप लोगों ने कल ये देखा भी था और आप सभी लोग कहेंगे कि बिल्कुल ये जानबूझकर बनाया जा सकता है औपचारिक संगठन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, पॉइंट 1 भी सही है आपका और पॉइंट 2 भी सही है आपका यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे ये दोनों के दोनों पॉइंट सही है। यह पूर्ण रूप से अवैयक्तिक होता है क्या? तो यहाँ आप लोगों का जवाब आएगा बिल्कुल अवैयक्तिक रूप में होता है और यह संगठन अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये भी जवाब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने विचार किया है उपरोक्त सभी सही है। प्रदीप जी का जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी की तरफ और यही करेक्ट जवाब है आपका। 51 का ऑप्शन जो डी है यही सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों पर अगेन आपको विचार करना है कि प्रत्येक संगठन में प्रायः लोग औपचारिक सीमाओं को लांघ कर अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण कर देते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये सही जवाब है कि प्रत्येक संगठन में प्रायः लोग औपचारिक सीमाओं को लांघ कर ही अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यह जवाब आपका सही हो जाएगा। और यह संगठन स्वतः उत्पन्न होता है, अर्थात ऐसे संगठन या ऐसे संगठनों के सदस्य जो आपसी मेल जोल में एक समूह बना लेते हैं। तो ये भी आपकी सही बात हो जाएगी, इसलिए आप करेक्ट करेंगे सेकंड वाले को भी। और इसकी मान्यता सभी सदस्य आसानी से स्वीकार करते हैं, ये भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसका कोई कानूनी आधार नहीं होता, तो ये भी सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 52 का तो डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी करेक्ट जवाब है यहाँ पे इस प्रश्न पर। आगे हम बात करते हैं, ऐसे भी आप लोगों ने एग्जाम में प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करें। अगेन आप लोगों से कह रहा है कि प्रश्नों पर विचार करना है हमें, 53 में भी बोल रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कल्याण अभिकरण को कल्याण संगठन भी कहा जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है ये। और कल्याण अभिकरण के रूप में सोसाइटी, न्यास और लाभ निरपेक्ष संगठन के रूप में देखा जा सकता है। तो ये भी सही बात है आपका। और सोसाइटी भी कल्याण अभिकरण के रूप में सामूहिक हितों की पूर्ति करता है, तो ये भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। न्यास भी लोक कल्याण के रूप में अपनी निजी संपत्ति का सामूहिक हितों के लिए प्रयोग करता है, तो ये भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों का जो ऑप्शन आ रहा है प्रदीप जी, डी आ रहा है, तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, तो यहाँ आप लोग प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न आप लोगों ने देखा भी होगा, यूजीसी में जितने बच्चे हैं ऐसे प्रश्न आप लोगों को बेसिकली मिलते हैं कि इसमें से एक सही है, दो सही है। अभी तक तो आपने उपरोक्त सभी देख रहे थे, तो ऐसी कंडीशन पर भी आप लोग थोड़ा सा समझिए कि साइमन ने समाज कल्याण को, प्रशासन के सिद्धांत को, किन सिद्धांतों के बारे में चर्चा परिचर्चा किया है, और ये बात करते हैं लोक समाज कल्याण में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, प्रशासनिक सत्ता को आश्रित करने का सिद्धांत और कर्मचारियों का समूहीकरण का सिद्धांत, यह राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत नहीं था। बाकी 1, 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुल टोटल याद रखना है आप सभी को, 4 सिद्धांत दिए हैं।
कल की क्लास में मैंने आप लोगों को भली भांति तरीके से बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में सत्य है? तो आप जरा मुझे बताएं कि जॉन हवार्ड जैसे समाज सुधारकों के प्रयास से हुआ है समाज कल्याण प्रशासन के? तो आप क्या बताने वाले हैं? सर ये बिल्कुल सही जवाब आने वाला है आप लोगों का, ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण में समाज कल्याण की एक महत्वपूर्ण भूमिका, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से समाज कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे हम काट देंगे। महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था महत्वपूर्ण के बारे में, तो नहीं है। समाज कल्याण प्रशासन की प्रकृति एक कलात्मक है, ये बात सही है, और कौशल विकास मानव संसाधन है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जवाब बताएं मुझे ऑप्शन नंबर बी को। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए बी सही जवाब माना जाएगा, ठीक है। बी आप लोगों के लिए सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 56 लेते हैं, और 56 आपसे कह रहा है कि संस्था निर्माण एवं पंजीकरण के लिए। सर जी, हाँ, कौशल विकास मानव संसाधन ये क्यों नहीं है सर? देखिए यहाँ प्रश्न अगर हम पढ़े तो प्रश्न आपसे कहा है विचार करने के लिए, और वो भी हमें विचार करना है समाज कल्याण प्रशासन की पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो कौशल विकास मानव संसाधन है, कौशल विकास मानव संसाधन है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप केस वर्क ग्रुप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सही है। केस वर्क ग्रुप वर्क कम्युनिटी वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सही है, क्योंकि हम बात करते हैं द्वितीयक प्रणाली, और द्वितीयक प्रणाली अप्रत्यक्ष प्रणाली है, जहां पे डायरेक्ट मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष है। अगर यहाँ पे लिखता कि कौशल विकास अप्रत्यक्ष तरीके से मानव संसाधन के दिशा में काम करता है तो फिर ठीक था। मानव संसाधन के दृष्टिकोण में ये प्रत्यक्ष रूप है, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा शक्ति सर, ठीक है। यहाँ पे अगर जवाब होगा तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, ठीक है। हम बात कर रहे थे द्वितीयक प्रणाली में, और द्वितीयक प्रणाली अप्रत्यक्ष होती है, चाहे केस वर्क हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सोशल एक्शन हो, चाहे वो सोशल रिसर्च हो, वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगेन आपको विचार करना है कि संस्था निर्माण और पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या 11 सदस्यों की आवश्यकता होती है पंजीकरण निर्माण के दौरान में? आपका जवाब क्या आना चाहिए? 11 सदस्य होने चाहिए। हाँ, 11 सदस्य होने चाहिए, और 7 सदस्य की कार्यकारिणी समिति भी होनी चाहिए। संस्था पंजीकरण 1961 का अधिनियम लागू होता है। कभी मैंने आप लोगों से इसके बारे में परिचर्चा ही नहीं किया है, आप सभी से दे दिया होता आपने, गलत है। हाँ, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। संस्था पंजीकरण की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है भाई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सतेंद्र जी का आ रहा था यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न होगा सेवा प्रदाता के संदर्भ में, और यहाँ पर आपको बताना होगा सही। तो बताइए जरा मुझे कि सेवा प्रदाता क्रेता और विक्रेता के बीच में भूमिका निभाता है क्या? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल निभाता है, ये सही है। अच्छा, वैयक्तिक प्रयास के द्वारा सेवा प्रदाता की जाती है। अच्छा, वैयक्तिक प्रयास के द्वारा, प्रश्न पर विचार करिएगा। वैयक्तिक प्रयास के द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जाती है, ये गलत है आपका। आप ये भी ना सोचें कि अगर आप केस वर्क में चले गए और केस वर्क में उसे आप सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैयक्तिक प्रयास के माध्यम से उसे सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे वैयक्तिक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो वैयक्तिक कार्यकर्ता के द्वारा जो है, वैयक्तिक प्रयास के द्वारा हम सेवा प्रदान कर सकते हैं, और उसके कल्याण के दृष्टिकोण में। प्रश्न का जो पॉइंट सेकंड है ये अधूरा है, केवल वैयक्तिक प्रयास लिखा है, और ये परिपेक्ष नहीं बता रहा है किसके दृष्टिकोण में, है ना। केसवर के अगर दृष्टिकोण होता तो फिर ठीक होता, व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अगर लिखा होता तो फिर ठीक होता। सर, इसमें अव्यक्तिक प्रयास के द्वारा सेवा प्रदान की जाती तो ठीक होता ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ठीक होता, ये भी
हाँ हाँ तभी तो ये है सर, इसका वो 2 तो है ही नहीं तो इसमें। हाँ, इसमें हम ये पॉइंट कहेंगे। तो ये पॉइंट हमारे लिए व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा सेवा प्रदान करना ये गलत है, क्योंकि हमें प्रश्न बोल रहा है कि सेवा प्रदाता के संदर्भ में बात करनी है हमें। सार्वजनिक और निजी संस्था पर आधारित है, तो सार्वजनिक और निजी संस्था पर आधारित है तो वो सेवा प्रदाता नहीं है, वो तो अलग हो गया। फिर तो वो किसी संस्था, किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा होता है, तो ये अलग हो गया। केंद्र के द्वारा अगर प्रायोजित किया जाए तो ये भी अलग हो जाए। मैं आपसे बताऊंगा कि इस प्रश्न का सही जवाब केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ही सही जवाब है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। प्रश्न को अगर आप अच्छे से ना पढ़ें तो बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न था ये, और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को यूजीसी में देखने को मिले हैं इस बार। तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 58 पर, और ये प्रश्न आपके सामने है 58 नंबर का। हमें करना होगा इससे मैच, और अगर मैं आप लोगों से मैच करवाऊं तो आप क्या बोलेंगे कि जॉन किडना ने कहा है कि समाज कल्याण सामाजिक नीति समाज सेवाओं में बदलने की एक प्रक्रिया है, और यही जॉन किडना की परिभाषा हो जाएगी। राइट है ना। अच्छा, और मैंने आप लोगों को इसमें केवल बर्नार्ड का नाम छोड़ दीजिए, तो मैंने सारे परिभाषाओं को लेकर प्रश्न पे भी चर्चा परिचर्चा आप लोगों से भलीभांति तरीके से कर चुका हूँ। सर बी का 4 है, प्रशासन की कला वाला दिया है, वाइट हाँ, में दिया है, और वाइट के बारे में बात करें तो प्रशासन की कला की बात हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हर्बर्ट साइमन का, तो परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों का वर्ण का नाम का संगठन है। बर्नार्ड अनौपचारिक संगठन में बुराई नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है, तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन में ए का 2 देखें और बी का 4 देखें, वही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन की हानि है। यहां पर हानि पूछा है आप लोगों से, और अगर हम हानि के बारे में चर्चा परिचर्चा करें तो आप लोग कहेंगे कि सामाजिक संगठन मान्यता और लाभों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, औपचारिक संगठन की हानि पूछा है, हानि तो भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते भाई? ध्यान देते हैं, गलत है ये। यह हानि हुई कि लाभ हुआ, आप बताएं जरा। यह हानि है, ये पॉइंट हानि के बारे में परिप्रेक्ष्य बात कर रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट है। परिवर्तन के प्रति अवरोध की बात करता है, परिवर्तन के दौरान भी अवरोध, तो ये भी हानि है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण प्रशासन का कार्य है। कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, नियोजन कार्य है, निर्देशन कार्य है ना, संरक्षण नहीं, समाज कल्याण प्रशासन का कार्य है, संरक्षण नहीं है। हाँ, संरक्षण नहीं है, वेरी गुड। यहाँ पे पर कर्मचारी व्यवस्था है, ये आपका थर्ड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, कर्मचारी व्यवस्था हो जाएगा। तो आप 1, 2, 4 लगा लीजिए, वही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक निम्नलिखित में से प्रतिवेदन का तात्पर्य कौन कौन सा है। प्रतिवेदन, क्वेश्चन नंबर 61। तो प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट बनाना हो। बिल्कुल, प्रतिवेदन, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रश्न है प्रतिवेदन, है ना, और आप भलीभांति तरीके से प्रतिवेदन जानेंगे। ओके, आप कह रहे हैं कि ऑप्शन यहां पे बी होगा। ओके, देखिए, प्रतिवेदन संस्था के कार्यों को परिषद के समक्ष रखता है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं प्रतिवेदन में प्रति प्लस विध, मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद करता हूं इसका तो समझ में आएगा आपको। प्रति प्लस विध, है ना, इसको बोला जाता है विध। शब्द के जोड़े जाने के बाद एक अर्थ बनता है, प्रतिवेदन में एक अर्थ बनता है, समस्त यानी पूरी जानकारी रखना।
है ना। प्रतिवेदन का यही एक प्रकार से अगर हम बात करें यही अर्थ बनता है। तो प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए, प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होनी चाहिए, प्रतिवेदन केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिखता है, प्रतिवेदन व्याख्या सही क्रमानुसार करता है, प्रतिवेदन निर्णयों की जानकारी देता है, प्रतिवेदन लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं करता है, संस्था के कार्यों का परिषद के समक्ष कार्य करता है, छानबीन का काम करता है, और कोई भी घटना घटित हो रही है उसके बारे में लिखने के बारे में अगर बात करता है प्रतिवेदन करता है। तो प्रतिवेदन का मतलब है संस्था के कार्यों के परिषद के समक्ष रखना। छानबीन वगैरह के बारे में बात होता है तो इसी में आता है। और प्रतिवेदन 3 टाइप के होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, एक संगठनात्मक होता है, एक विवरणात्मक होता है। 3 टाइप के होते हैं प्रतिवेदन। तो ये करेक्ट जवाब है आपका। प्रतिवेदन संस्था सुधार के लिए होती है। प्रतिवेदन संस्था सुधार के लिए नहीं होती है भाई, गलत जवाब है ये, ठीक है, गलत जवाब है ये। तो आप कहेंगे यहां पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 61 का तो केवल ए करेक्ट है, केवल ए करेक्ट जवाब है आपका। प्रदीप जी का जवाब आया है, वेरी गुड, यहां पे ए करेक्ट होगा। अब एक प्रश्न और आप लोग देखने वाले हैं, जैसे कि प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं 67 से लेकर 71 तक के बीच में, 67 से लेकर यानी 67 से लेकर 71 तक के। ऑप्शन ए में रहेगा आपको ए और आर सही होगा, आर ए की व्याख्या होगी। ऑप्शन बी कहेगा ए आर दोनों सही होंगे परंतु व्याख्या नहीं होगी। ए सही है, आर गलत होगा, ये सी बताएगा, और ए गलत है, आर सही है, ये डी बताएगा। ये आप लोगों से मैं प्रश्न करूंगा, आप जब ए बी सी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। अगर ए लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा व्याख्या वाला बता रहे हैं आप, बी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा व्याख्या वाला नहीं है, सी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा ए सही है, आर गलत नहीं है, डी अगर आप कहेंगे ए तो मैं समझ जाऊंगा ए गलत है और आर सही है। प्रश्न आपके सामने आएंगे अब। समाज कल्याण प्रशासन एक आवश्यकता है, क्या ये बात? एक बार सर और बता दो सर, प्लीज प्लीज वो बता दो कौन सा Okay. है कौन सा क्या, एक बार थोड़ा ओके ओके बता आप दे लो ना, आप फिर गलत हो हाँ, जाता है। अगर आपने ऑप्शन ए को चूज करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ए आर दोनों सही बता रहे हैं आप लोग, और व्याख्या भी बता रहे हैं, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। ए जो है आर की व्याख्या कर रहा है, सॉरी आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, और ए आर दोनों सही बताएंगे अगर आप ऑप्शन बी को लगाएंगे, परंतु यहां पर व्याख्या नहीं होगी। और सी बताएंगे तो ए सही है, आर गलत होगा, डी बताएंगे तो ए गलत होगा, आर सही होगा। ये आपका क्वेश्चन। ओके एक प्रश्न आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि समाज कल्याण प्रशासन एक आवश्यकता है, तो आपका जवाब आएगा कि यह जवाब सही है, आवश्यकता है। और फिर कह रहा है तर्क कारण कि सामाजिक नीति सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरित किया जाता है, तो यह भी सही है। मतलब यहां पे दोनों ऑप्शन सही हैं। अब आपको स्पष्टीकरण करना होगा आपकी। अच्छा, ए जवाब आ रहा है, महेंद्र जी का भी आया है, सतेंद्र जी का, पंकज जी का, टीना मैम का जवाब आया है कि व्याख्या भी हो रहा है। इन लोगों ने कहा है कि जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो वेरी गुड, यही सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया रूपम जी, आपने कहा कि समाज कल्याण प्रशासन एक आवश्यकता है, तो क्यों? क्योंकि सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरित किया जाता है, इसलिए यह आवश्यकता के रूप में देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा। यहां पे ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की व्याख्या भी हो रहा है। अब आगे हम बात करते हैं 68। कथन कह रहा है कि साइमन ने लोक प्रशासन के संदर्भ में समाज कल्याण प्रशासन के 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब, जी किए हैं। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। कारण कह रहा है कि गैलेंड नामक विद्वान ने साइमन के 4 सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से वर्णित किया है, तो गैलेंड और साइमन दोनों के वही सिद्धांत है, कोई परिवर्तित सिद्धांत नहीं है, कोई परिवर्तित सिद्धांत नहीं है। और ये सिद्धांत दोनों को दोनों जो है लोक प्रशासन से हैं, तो इसलिए समाज कल्याण प्रशासन में
इनके सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से वर्णित किया गया है, इसलिए यह व्याख्या भी कर रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। महेंद्र जी आप बी पे चले गए, बी गलत हो जाएगा क्योंकि ये समाज कल्याण प्रशासन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन विद्वानों के नाम अगर हम ले तो दोनों के दोनों विद्वान समाज कल्याण प्रशासन के बारे में बात करें, प्रश्न ही समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत से है, तो इसलिए ये सही है ना, गलत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आपसे कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने को संगठित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल सही है। फिर मैं कहता हूं कि यहाँ पे तर्क में कि संगठन दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर सर क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे हो गए क्या? नहीं, 68 था लास्ट थोड़ा में। सा ऊपर स्क्रॉल करिए ना सर। मैं 68, 67, 60, 67 से हाँ 67 है, 68 है, सर 66 बता दीजिए सर एक बार। 66। ओके, एक मिनट आपको बता देते हैं। 66 तो वैसे 62 से नहीं कराएं। ओके ओके ओके, देख लेते हैं एक बार। 66 67 पर आ अच्छा 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 60 वहाँ पे गद्यांश वाले क्वेश्चन थे। ओके ओके ओके, आपने 61 से के बाद मैंने 62 ले लिया है, तो यहाँ पे 62 से अगर हम क्वेश्चन की बात करें सर 58, हाँ 58 एक बार दिखा दीजिए सर एक बार। 58। वाला ओके 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 58 दिखा देते हैं। ये रहा 58, ये है। बी आंसर है इसका। हाँ, इसका बी आंसर है 58 का। मैंने पीडीएफ में आप लोगों को आंसर दे रखा है, वहां से भी मिल जाएगा। गद्यांश वाला क्वेश्चन था 66 का, है ना, गद्यांश वाले क्वेश्चन थे जिसकी वजह से मैंने हटा दिए हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लूंगा वो क्लासेस, है, अभी मैंने हटा दिया है। सर इसके आंसर पीडीएफ में दे रहे हैं क्या आप? बिल्कुल 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 है, पीडीएफ में है, पीडीएफ में। अच्छा, यहाँ पे मेरा प्रश्न था 69 का, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। सतेंद्र जी का जवाब सही आया है यहाँ पर भाई, बी इनका कहना है 69 का। वेरी गुड सतेंद्र जी, यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजनाबद्ध तरीके से संगठन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था, और संगठन को परिभाषित करने के दृष्टिकोण से नहीं, संगठन की क्षेत्रों के बारे में बात कर लिया, उसके टाइप के बारे में बात कर लिया, ये दूसरा स्टेटमेंट। इसलिए आप कहेंगे ए और बी तो दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन आप लोग इसका बी लगाएंगे। इसलिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सोसाइटी एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 70 आप कहेंगे बिल्कुल कहेंगे हाँ। सोसाइटी भी समाज कल्याण का एक अभिकरण होती है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ये भी सही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है, ये व्याख्या नहीं हो रही है, परंतु यहां पर अगर मैं बात करूं, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। सोसाइटी एक से अधिक लोगों की समुदाय होता है, सोसाइटी एक समाज कार्य का अभिकरण है, ये बात ठीक है। लोगों का समुदाय है, इसलिए ये बात ठीक है, इसलिए आप लोग कहेंगे इसका सही जवाब बी होगा। सोसाइटी के दृष्टिकोण में समुदाय का अलग पॉइंट है, एजेंसी का अलग पॉइंट है। सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। अगर बोला जाता आर में तो कहता आर ए की व्याख्या कर रहा है। आर तो अपने आप में अलग है, ए भी अपने आप में अलग है, इसलिए आप लोग कहेंगे कि यह व्याख्या नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 71 कि न्यास धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए अपनी संपत्ति किसी संगठन के माध्यम से संचालित की जाती है। आपके सामने ए ये है कि न्याय धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए अपनी संपत्ति किसी संगठन के माध्यम से संचालित की जाती है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? कहेंगे सही है। अगर हम बात करते हैं, न्यास को एक कानूनी अवधारणा है जिसको 1860 की ईस्वी में भारतीय समाज पंजीकरण या करण के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है या किया गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इसमें पंजीकरण शब्द आया, इस वजह से सही है सर। सही नहीं, कानूनी अवधारणा से,
पंजीकरण नहीं, हाँ कानूनी अवधारणा से सही आपका ये जवाब हुआ है। तो न्यास एक्ट जब कानूनी अवधारणा के रूप में आएगा तो वो 1808 के अकॉर्डिंग पंजीकरण की प्रक्रिया संचालित हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यह बात आपकी सही हो जाएगी, ए भी सही है और आपका आर भी सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या के बारे में नहीं हो रही है क्योंकि धर्मार्थ अलग है, यहाँ पर ये चीज़ें पॉइंट जो है आपके अलग है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो आप सबके सामने उत्तरमाला भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 62 नहीं लिया है, 63 नहीं लिया है, 64 नहीं लिया है, 65 नहीं लिया है, 66 नहीं लिया है। ये क्वेश्चन गद्यांश थे। अगले वाली जो क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा प्रैक्टिस तो उसमें लूँगा ये प्रश्न, ये भी प्रश्न को डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं लिया था मैंने ये। बाकी जो यहाँ पे 71 को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, वो व्याख्या क्यों नहीं हो पा रही थोड़ा सा। 71 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 का बी है ऑप्शन में। अगर हम देखें यहाँ पे बी दिया हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं कि क्यों व्याख्या नहीं कर रही, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है न्याय धर्मार्थ को लेकर। जहां न्याय धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए अपनी संपत्ति किसी संगठन के माध्यम से संचालित की जाती है, तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है? वो रिप्रेजेंट एक संस्था को कर रही है, एक इंस्टीट्यूट को कर रही है। तो ये अपने आप में सही है, ना कि कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन का कोई पॉइंट नहीं है। ये नीचे पॉइंट पंजीकरण का है। ये पंजीकरण की प्रक्रिया बता रहा है आपको कारण कि भाई ये कानूनी अवधारणा है। 1860 में भारतीय समाज पंजीकरण के अंतर्गत जो पंजीकृत किए जाते हैं, ये बात बताई जा रही है। तो नीचे पंजीकरण की प्रतिक्रिया आपकी ये सही है अपने आप में, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसको अगर मैं ना पढ़ूं तो भी आपको पता होना चाहिए ये बात तो। लेकिन अगर आप न्याय धर्मार्थ कार्यों की बात करें तो ये अलग है। अच्छा, परिपेक्ष या उद्देश्य या लक्ष्य की बात किया जाए तो ये इसी का दृष्टिकोण है। प्रश्न ऐसे नहीं था, प्रश्न था कि व्याख्या है कि नहीं व्याख्या है। प्रश्न ऐसा था, हाँ प्रश्न ऐसा था व्याख्या है कि नहीं व्याख्या है। तो व्याख्या नहीं है, क्योंकि अगर इस 1860 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता कि 1860 के अकॉर्डिंग ये बातें होती है, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं बात कहता भाई ये सही है। क्योंकि ये अलग है अपने आप में, ये अपने आप में अलग है, अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए व्याख्या नहीं हो रही है ना। शायद आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ूं, बताएं एक बार मुझे स्पष्टीकरण करें। ओके, हम बात करेंगे अब नए सिरे से कुछ और प्रश्न को लेंगे। और यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न है कि सामाजिक कार्यकर्ता को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने हेतु कौन सा उपाय अनिवार्य होता है? कौन कौन से उपाय आपके लिए अनिवार्य होंगे? प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने। मैं जवाब जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से। डी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक संगठन स्वरूप प्रदान करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कार्यकर्ता को ज्ञान और कौशल को प्रदान करना चाहिए, कार्यकर्ता को तकनीकी के रूप में दक्षता प्रदान की जानी चाहिए, उचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक सेवाओं की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया है? ये प्रश्न आपके सामने है। डी। ओके डी। ओके, शामिल मनोरंजन को किया गया है सामुदायिक सेवाओं की श्रेणी में। सामुदायिक सेवाएं जो प्रोवाइड करते हैं, मनोरंजन को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, है ना। मनोरंजन को हम परिवहन भी तो करते हैं ना समुदाय सेवा में श्रेणी में, वो संचार नहीं, हमारा तो आता है ना। ओके, हमारा यह प्रश्न है कि सामुदायिक सेवाओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है सेवाओं में, तो परिवहन संचार को शामिल नहीं किया गया है। परंतु अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, ये क्रियाविधि आपकी बता दूं ये शामिल की गई है। समाज कल्याण प्रशासन के संबंध में सामुदायिक सेवाओं से होता है, जैसे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा।
जिनके लिए नीति बनाई जाती है उन्हें समाज कल्याण प्रशासन के रूप में लागू किया जाता है और समाज कल्याण प्रशासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उसको एक संगठित किया जाता है और जिनके माध्यम से समाज कल्याण सेवाओं की गति प्रदान होती है, तो वह एक पार्ट बनता है सामुदायिक सेवाएं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यह आप लोग ध्यान रखें। सी आपका करेक्ट जवाब। परंतु सर ये दिल्ली में तो इन्होंने परिवहन संचार को भी सामुदायिक सेवाओं में जोड़ दिया। देखिए, महिलाओं के लिए फ्री परिवहन कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये प्रतिक्रिया, अगर मैं आपको किताबी लैंग्वेज बता रहा हूँ, मेरी बात को ज़्यादा ध्यान सुनिएगा। जी जी सर। हाँ, कि समाज कल्याण प्रशासन के जब कंपोनेंट्स हम देखते हैं तो उसमें कहा था कि अगर समाज कल्याण प्रशासन के संबंध में आप कोई सामुदायिक सेवाएं दे रहे हैं तो केवल स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, मनोरंजन जैसी क्रियाविधि पर ध्यान दें। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है जहां कम्युनिटी सेवाएं के पार्ट में माना जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट उन्होंने नहीं माना था, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आपसे थर्ड बात करूं, समाज कार्य एक जादुई फार्मूला है जो पोषकार्य के नाम से जाना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है नियोजन कार्य। यह किस विद्वान ने दिया था, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। लूथर गोलिक। लूथर गोलिक, वेरी गुड। यहाँ हाँ, सबसे सही जवाब आपका अगर आया है तो यहाँ पे डी आया है, लूथर गोलिक का नाम। लूथर गोलिक समाज प्रशासन के कार्यों का वर्णन करने के लिए इन्होंने एक जादुई फार्मूला दिया था, पोषकार्य। और पोषकार्य का अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका पूरा नाम, पोषकार्य है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये इसका पूरा नाम है। और लूथर गोलिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। समाज कार्य के नियोजन प्रक्रिया में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो आप मुझे बताएं किसका अध्ययन? कार्यक्रम का चित्रण। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 है और आप सभी लोग कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, भावी लक्ष्यों के कार्य की रचना करना, वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करना, ये देखो, ये बेसिकली नियोजन की प्रक्रिया है। और नियोजन की प्रक्रिया में समाज कार्य में भावी लक्ष्य के उसकी रचना करना और मूल्यांकन करना और कार्यक्रमों को चित्रण करना होता है। कार्यक्रमों का नियोजन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, थोड़ा सा प्लानिंग। नियोजन को प्लानिंग कहते हैं। जी। हाँ, प्लानिंग भावी लक्ष्यों को कार्य की रचना करता है, वर्तमान दशाओं का मूल्यांकन करता है, किया जाता है ना, समाज की समस्याओं की आवश्यकताओं की पहचान करता है। अवधि आप कितने समय तक करवाएंगे, लॉन्ग टर्म गोल लेंगे, शॉर्ट टर्म गोल लेंगे। उद्देश्यों और लक्ष्यों को वांछित साधनों के रूप में प्राप्त करने के क्रियान्वित किए जाने के लिए कार्यक्रम को चित्रित करके उसको निहित किया जाता है, उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। किसी भी कार्यक्रमों को चित्रित कर लीजिए, फिर उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, ये नियोजन का पार्ट है। लेकिन कार्यक्रमों का जो नियोजन का पार्ट है, जहां पे क्रियान्वयन की प्रतिक्रिया आती है, यह सही आपका जवाब नहीं होगा, यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत जवाब हो जाएगा। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग इसका चुनाव ना करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नियोजन को प्रक्रिया माना है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करने की रूपरेखा तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर आप सबसे मैं जवाब जानना चाहूंगा। बौद्धिक, बौद्धिक इज द राइट आंसर। रणनीति, रणनीति बोल रहे हैं, ओके 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 ओके, विचार करना पड़ेगा। आप नियोजन को अगर मैं आप लोगों से बात करूं और नियोजन के प्रक्रिया के दृष्टिकोण में उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करने की रूपरेखा तैयार करता है, तो रणनीति भी हो सकती है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, नियोजन को बौद्धिक प्रक्रिया माना जाता है।
नियोजन को बौद्धिक प्रक्रिया मानी जाती है। और लेकिन सी तो सही लग रहा है, देखा मतलब देखा मैं बताता हूँ कोई आपको। करते हैं तो उसके पहले सर किताब के अनुसार क्या होता है, बौद्धिक प्रक्रिया होती है कि रणनीतिक प्रक्रिया बौद्धिक। होती है? सर बौद्धिक। क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन वाले ही क्वेश्चन आते हैं सर ओके। कि अपने को लगता कुछ और है और जी किताब के अनुसार कुछ और होता है। मैं आपको इग्नू के बुक के हिसाब से, उसके लैंग्वेज के हिसाब से चल रहा हूँ। उत्तराखंड समाजकार किताब देखेंगे तो मेरे पास उन्हीं सारी की किताबें हैं। वो कहता है पोस्टकार्ड में, लूथर गोलिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, या रेसे के अकॉर्डिंग बात करें, टेरी के अकॉर्डिंग बात करें, या न्यूमैन के अकॉर्डिंग बात करें, किसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, तो जब नियोजन बताया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिनका उद्देश्य है कि कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करे और उसकी रूपरेखा तैयार करे, और रूपरेखा से पहले जो तथ्य आपके पास हैं उसके बिहाव पर भविष्य का उद्देश्यों का ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकता को पूरा करे। ये कहती है किताब कि बौद्धिक प्रक्रिया ही काम कर सकती है, रणनीति से बेटर है बौद्धिक प्रक्रिया, और बौद्धिक प्रक्रिया से ही आप रणनीति का बनाओगे, अपनी बौद्धिक प्रक्रिया से ही आप रणनीति बनाओगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूंगा कि रणनीति जब कम्युनिटी वाला कोर्स आप पढ़ें, जब वहाँ पे सामुदायिक संगठन रहे लिखा हुआ, वहाँ रणनीति का चुनाव करें तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे बौद्धिक काम नहीं आने वाली है। क्यों काम नहीं होने वाली है? क्योंकि ऑलरेडी वो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक कार्यकर्ता उसके सामने जाता है, और जब किसी के सामने जाता है तो रणनीति बनाता है वो पहले। लेकिन यहाँ बात है द्वितीयक प्रणाली का। द्वितीयक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन में नियोजन का पार्ट, पोषकार्य में नियोजन का पार्ट, प्लानिंग का। तो प्लानिंग में बौद्धिक प्रक्रिया होती है, ये पहले बनाई जाती है, बाद में वो लोगों के पास संपादित करने के लिए बात या रूपरेखा हम उसको सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रणनीति आपका सही नहीं है, रणनीति कम्युनिटी वर्क में सही होगा। ठीक है मैडम? ठीक है सर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं किसी संस्था के समन्वय। ये प्रश्न है पोस्टकार्य से, ये प्रश्न जितने आप देख रहे हैं पोस्टकार्य से है। अब प्रश्न आ गया है समन्वय से। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो किसी भी संस्था में समन्वय के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, कौन कौन से? समन्वय के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो कौन कौन से? मैं आप सबसे जानने की कोशिश करूंगा, आपके तर्क जानने की कोशिश करूंगा कि आप अपने दिमाग को कितना यूज कर पा रहे हैं। सतेंद्र जी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताता हूं। समन्वय के लिए जी कुछ कह रहे थे, बताएं। चलो मैं बताता हूं। समन्वय जो होता है, ये दो कार्य, देखो, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये बात ठीक है। विकास की गति हासिल करना, ये भी बात ठीक है। एक सोशल वर्कर हो और समाज कार्य के बारे में अगर आप जानते हैं भली भांति तरीके से, तो यहाँ पे करेक्ट नहीं करेंगे, आप गलत कर देंगे। कारण ये है कि लक्ष्य को प्राप्त करना और समाज को गति हासिल देना समन्वय के पार्ट नहीं, वो प्रक्रिया का पार्ट है, क्रियान्वयन का पार्ट है वो। ये समन्वय का पार्ट नहीं है। समन्वय कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, उद्देश्य कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, क्रियाओं में एकता लाना, एक रूपता लाना, समानता लाना। बी है इसका, बी। हाँ, बी है इसका, वेरी गुड। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी। तो समन्वय का तात्पर्य अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आंदोलन हो या दशा हो, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी भिन्न अंग होते हैं, उन भिन्न अंगों में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए समन्वय की एक अहम भूमिका होती है। और इसका काम है उद्देश्य तथा क्रियाओं में एकरूपता स्थापित करना और किए जाने वाले कार्य में एकता लाना। लेकिन यह तभी संभव होता है जब संस्था एक प्रत्येक सदस्य सामान्य दृष्टिकोण में रहता है, तब यह काम होता है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समन्वय के अंतर्गत शामिल नहीं है? समन्वय के अंतर्गत शामिल नहीं है, कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत शामिल नहीं है।
आप कहेंगे कि एक तो उद्देश्य तो मैंने बता चुका हूं, तो उद्देश्य तो ले लीजिए आप, कार्य की एकता भी बता चुका हूं, ये भी ले लीजिए, संघर्ष की समाप्ति और संगठन के कार्यों का मूल्यांकन, ये दो बातों में शायद आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं इन्हीं दोनों को स्पष्टीकरण कर देता हूं। इनमें से जो है संघर्ष की समाप्ति जो होता है वो समन्वय के अंतर्गत शामिल है, और अगर यहाँ पे प्रश्न है नहीं तो ये कार्य संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन जो है ये शामिल नहीं किया गया है, ये शामिल नहीं किया गया है, इसलिए आप कहेंगे यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है एवं या सभी सिद्धांत इनके अंतर्गत आते हैं, यह किस विद्वान का स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा समन्वय के बारे में यहाँ पे कि एक प्रथम सिद्धांत है और सभी सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आप कहें मोने और रेले ये दोनों विद्वान हैं, ये दोनों विद्वानों ने समन्वय की परिभाषा दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समन्वय का अर्थ है उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कई भागों का एक सुव्यवस्थित समग्रता का समेकन है, और यह कथन किस विद्वान का है, यह मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 का चार्ल्स वर्थ के बारे में बात करें, चार्ल्स वर्थ यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ये कि समन्वय का अर्थ उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के कई भागों को एक व्यवस्थित समग्रता का समेकन होता है। न्यूमैन सतेंद्र जी, न्यूमैन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो समन्वय का अर्थ होता है प्रयासों को व्यवस्थित ढंग से मिलाना ताकि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादित कार्यों की मात्रा और समग्र को ठीक ढंग से निर्धारित किया जा सके, ये बोलते हैं न्यूमैन, है ना। तो न्यूमैन तो इनकी परिभाषा अलग है, चार्ल्स वर्थ की भी अलग है, और मोने और रेले की परिभाषा अभी अभी आप लोगों ने ऊपर देख लिया है अच्छी तरीके से। आगे बात कर लेते हैं, ये आज का 10 क्वेश्चन करे रहिए, कल हम लोग यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन देख लेना इसमें से, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको करवा दूंगा, लेकिन मैं कल यूनिट नंबर आप लोगों से 10 स्टार्ट करूंगा, सॉरी 10 नहीं 6, यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे पीडीएफ दे देंगे। हाँ पीडीएफ मैंने भेज दिया है, मैंने पीडीएफ भेज दिया है, ग्रुप में पहुंचा ही नहीं पहुंचा, आप लोग देख लीजिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य की पीडीएफ ग्रुप में पहुंच चुका है पीडीएफ। सर ये क्या है, ये जो अभी आप करवा रहे हो जी, इसके भी फिर आंसर है क्या इस पीडीएफ के जो अभी आप करवा रहे हैं, इसके हाँ आंसर लिस्ट सर इसकी? नहीं, मैं आपकी आवाज समझ नहीं पा रहा हूँ सर उसके आंसर डबी है कि नहीं? आंसर बोल रही है सर। है वो भी है। हाँ आंसर है उसमें है। अगर हम बात करते हैं समन्वय अर्थ को प्रयासों में व्यवस्थित ढंग से मिलाना है, यह कथन किस विद्वान का है, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप लोगों का जवाब आएगा कि न्यूमैन का है, न्यूमैन का है ना। और अभी मैंने आपको बताया भी एक समन्वय का अर्थ प्रयासों को व्यवस्थित ढंग से करना, क्यों सतेंद्र जी बताया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बारे में यहाँ पर बात करें कि वर्तमान समय में केंद्रीय स्तर पर कितने मंत्रालय समाज कल्याण सेवाओं में कार्यरत माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं? 3 4 6 8, ओके, इसका 6 यहाँ पे सही जवाब 6 आपका सही होगा कि वर्तमान में केंद्रीय स्तर पर कितने मंत्रालय समाज कल्याण सेवाओं में कार्यरत माने जाते हैं, तो 6 है ना, 6 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। कल मैं आप लोगों के लिए आगे लेके आऊँगा, कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा, बताऊँगा आप सभी लोगों से, ठीक है। मुझे कहीं जो है ज़रूरी काम पड़ गया है, जाना है,